उन्होंने भारत की कंपाउंडिंग स्टोरी के बारे में पूरा जिक्र किया है कि देश की इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर सकती है, जिस तरह से मोदी जी के लीडरशिप में रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जिस तरह से हमारी डेमोग्राफी है, तो किस तरह से हमारे देश में आर्थिक विकास की कंपाउंडिंग हो सकती है। इस पर उन्होंने किताब लिखी है। उन्होंने माना है कि भारत जिस मोड़ पर खड़ा है, इस मोड़ पर 8% के आसपास ग्रोथ रेट अचीव किया जा सकता है और 8% का ग्रोथ रेट उन्होंने एस्टिमेट किया है और 5% का इन्फ्लेशन उन्होंने कैलकुलेट किया है। तो जब हम नॉमिनल जीडीपी की चर्चा करते हैं तो 8 + 5 = 13 होता है अध्यक्ष महोदय, और उन्होंने रुपये का डॉलर के कंपैरिजन में -1% का डेप्रिसिएशन काउंट किया है। तो 8 + 5 = 13 और 13 - 1 = 12% की उन्होंने 12% के CAGR से देश के इकोनॉमी के कंपाउंडिंग स्टोरी की गणना की है। अध्यक्ष महोदय, अगर 12% की रेट से भारत देश की इकोनॉमी आगे बढ़ती है, भारत देश की अर्थव्यवस्था अगर 12% के CAGR से कंपाउंडिंग करती है, तो 6 साल में इकोनॉमी की साइज डबल हो सकती है और आने वाले 24 वर्षों में, लगभग 25 वर्षों 2047 तक के हम संदर्भ में बात करते हैं, तो आने वाले 24 वर्षों में इस इकोनॉमी के साइज की 4 बार डबलिंग होगी, जिसके कारण कंपाउंडिंग के कारण इकोनॉमी की साइज 16 टाइम्स 16 गुना बढ़ सकती है। और आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था $4 ट्रिलियन की है। अध्यक्ष महोदय, जब 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी थी, तब भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी, लेकिन 10 साल तक यूपीए ने राज किया, 2004 से 2014 तक, और 2014 में जब ये सत्ता से जब जनता ने इन्हें बाहर किया, तब भी दुर्भाग्य से हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर ही थी। 10 सालों में हमारे देश की अर्थव्यवस्था रैंक की दृष्टि से कोई छलांग नहीं लगा पाई। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में देश का नेतृत्व संभाला, तो उस समय हमारे देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था थी और आज 11 वर्षों बाद हम देश की दुनिया की 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अगर हम कहते हैं कि $4 ट्रिलियन की आज इकोनॉमी है और भारत के कंपाउंडिंग स्टोरी पे अगर हम 16 टाइम्स आने वाले 24 सालों के लिए एस्टिमेट करें, तो भारत देश की अर्थव्यवस्था $64 ट्रिलियन की हो सकती है। हमने एक बेसिक एस्टिमेशन, एक बेसिक कैलकुलेशन मैंने प्रस्तुत किया। चलिए 64 ना हो, 50 हो, 50 ना हो, 40 भी हो, अगर 40 ना हो 30 भी हो, $30 ट्रिलियन भी हो, तब भी हमारे इकोनॉमी में आने वाले 24-25 सालों में $26 ट्रिलियन की नई वैल्यू क्रिएट होने वाली है। वही मैं मानता हूं कि आज जो पीढ़ी हमारे देश में और प्रदेश में जी रही है, ये अपॉर्चुनिटी हमारी इस पीढ़ी के पास है। अपने खुद के आर्थिक विकास की दृष्टि से, खुद के बिजनेस की दृष्टि से, खुद के इंटरप्रेन्योरशिप की दृष्टि से हमारे युवाओं के पास एक बहुत बड़ी एक स्टोरी है, बहुत बड़ी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। आज दुनिया के किसी देश के पास इस तरह की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अध्यक्ष महोदय, इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे छत्तीसगढ़ के भी हमने कैलकुलेशन करके छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की दृष्टि से प्रयास किए हैं। अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की जीडीपी जो 2000 में 21,000 करोड़ रुपए थी, वो आज 5,67,000 करोड़ रुपए 2024 तक पहुंच गई थी। 5,67,000 करोड़ रुपए 2024 तक पहुंच गई थी। इसको 2047 तक लगभग 15 टाइम्स तक बढ़ाते हुए, जब हमने बेस स्टार्ट किया था तब जीएसडीपी 5 लाख करोड़ के आसपास थी, उसे 15 गुना बढ़ाते हुए 75 लाख करोड़ तक पहुंचाने की एक सपना, एक विजन, एक रोड मैप हमारी सरकार ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देखा है। और भारत की जो इकोनॉमी की कंपाउंडिंग स्टोरी होगी, उसी तरह की कंपाउंडिंग स्टोरी हमारे छत्तीसगढ़ में हो, उससे बेहतर हो, इस दिशा में निश्चित रूप से हम प्रयास करेंगे। इस सोच के साथ विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार का प्रथम बजट आया था, उसमें प्रथम बजट भाषण में उनके निर्देश पर हमने कहा था कि हम एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे और ये विजन डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाते हुए ये तैयार करने का काम किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट है 2047 के लिए, इसे 27 मई को इस परियोजना पर काम प्रारंभ किया गया और इसे
इसे आगे 27 मई 2024 को इस पर काम प्रारंभ किया गया और काम करते करते 17 जुलाई 2024 को इसे संपन्न किया गया। अध्यक्ष महोदय, इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार करने में लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा परामर्श, उनका सहयोग, उनके विचार अलग अलग सेक्शन से लिए गए। अध्यक्ष महोदय, जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार करने की प्रक्रिया थी उसमें लगातार स्टीयरिंग कमेटी की बैठक की जाती रही। लगातार लोगों से ऑनलाइन माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, शिक्षाविदों के वेबिनार के माध्यम से, अलग अलग ग्रुप के प्रदेश भर के एक्सपर्ट्स के माध्यम से इसको अलग अलग तरह के सुझाव लिए गए। सम्माननीय विधायकों को, सम्माननीय मंत्रियों से अलग अलग विभागवार चर्चा करके इसे तैयार करने की दिशा में काम किया गया। अलग अलग टीम बनाई गई और 1 लाख से ज़्यादा कंसल्टेशन के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो डेमोग्राफी का जो विवरण है, जो ये विजन डॉक्यूमेंट है, इसमें जो डेमोग्राफी का विवरण है वो 3 करोड़ की लगभग हमारी जनसंख्या है, जो आने वाले 2047 में 3 करोड़ 60 लाख से 3 करोड़ 80 लाख तक के होने का अनुमान है। जो औसत उम्र है वो उस समय 36 से 37 साल तक होगी। उस समय जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 65 से बढ़कर 84 के लगभग होगी। जो शहरी जनसंख्या है अभी 27% है, वो 40 से 45% के बीच में होगी। इसमें जो सामाजिक इंडिकेटर्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, सामाजिक सूचकांक हैं, उसमें बेरोजगारी की दृष्टि से इसमें कमी लाने की दिशा में प्रयास किया होगा। महिला श्रम शक्ति की सहभागिता आज हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 60% महिलाओं की है, वो बढ़कर लगभग 75% तक होगी। अध्यक्ष महोदय, साक्षरता दर को लगभग 100% 99% से ऊपर तक ले जाने का भी इसमें लक्ष्य है। शिशु मृत्यु दर जो लगातार कम होता रहा, उसे भी और कम करते हुए राष्ट्रीय औसत से भी कम ले जाकर के इसे लेस देन 10 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। आर्थिक रूप से जो जीडीपी का साइज है वो 5 लाख करोड़ से बढ़कर 75 लाख करोड़ होगा। कृषि से जीडीपी लगभग 10 से 11 लाख करोड़ के लगभग उस समय होगी। जो उद्योग से जीडीपी है वो 25 से 27 लाख करोड़ के लगभग होगी और सेवा क्षेत्र से जो जीडीपी है वो लगभग 40 लाख करोड़ के आसपास होगी। इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए अध्यक्ष महोदय, जो हमारे छत्तीसगढ़ का शॉर्ट एनालिसिस मैनेजमेंट के टर्मिनोलॉजी में जो किया जाता है वह किया गया। जो स्ट्रेंथ पर आधारित 6 प्रकार के विकासमूलक थीम बनाए गए। वीकनेस पर आधारित जो हमारे स्टेट की ग्रोथ के लिए जो वीकनेस हैं उनको दूर करते हुए 4 अलग थीम बनाए गए और प्रमुख रूप से 3 इनेबलर्स इस रणनीतिक रूप से इस विजन डॉक्यूमेंट में रखे गए हैं। इसमें एक बड़ा है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन, और तीसरा बिंदु है अधिकाधिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन रणनीतियों के आधार पर इन 13 थीमों के साथ इस विजन डॉक्यूमेंट को बनाया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे सम्माननीय मंत्रीगण हैं, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे वरिष्ठ मंत्रियों का, हमारे उप मुख्यमंत्रियों का भी इस विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में चर्चा होगी। इसमें मैं विशेष रूप से जो कुछ थीम के तहत अभी जो कुछ काम हुए हैं, छत्तीसगढ़ ने 25 वर्षों में जो यात्रा की है और आने वाले वर्षों के लिए जो रणनीतियां हैं, उसके संदर्भ में मैं कुछ बिंदु रखना चाहूँगा। अध्यक्ष महोदय, जो एजुकेशन की दृष्टि से हमारे छत्तीसगढ़ ने जो बड़ी छलांग लगाई है, उसके संदर्भ में हम सबको गर्व भी है और आने वाले समय में एक बड़ी रणनीति के तहत काम करने की भी आवश्यकता है। सन 2000 में जब आदरणीय अटल जी ने छत्तीसगढ़ की पीड़ा को समझते हुए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया था, तब अध्यक्ष महोदय हमारे छत्तीसगढ़ में एक भी राष्ट्रीय स्तर का संस्थान नहीं था। अध्यक्ष महोदय, 2018 में तक आपने प्रदेश का नेतृत्व किया। 2003 से 2018 के बीच में हमारे छत्तीसगढ़ में आईआईटी भी आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईएम भी आया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एम्स भी आया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज, एचएनएलयू भी आया, हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, एनआईटी भी बना, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी,
IIT भी बना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सीपेट भी बना प्लास्टिक इंजीनियरिंग के लिए। वहीं मैं कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सदन को और प्रदेश को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रखर नेतृत्व के साथ पिछले 2 साल के कार्यकाल में हमारे छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में 3 और राष्ट्रीय संस्थानों के लिए उन्होंने बुनियाद रख दी है। 3 का रास्ता प्रशस्त हो गया है। पहला है निफ्ट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फैशन टेक्नोलॉजी, NFSU, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, और नीलेट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इतना बड़ा काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा के छलांग की दृष्टि से, युवाओं की दृष्टि से प्रदेश में लगाई है। प्रयास एवं संभावनाएं, भविष्य में हमारा प्रयास होगा कि और भी राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हमारे छत्तीसगढ़ में आए। इस दृष्टिकोण से जो हम प्रयास करेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए, SPA के लिए, स्कूल फॉर प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट, आइसर के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए, और नाइपर के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, इसके लिए भी हम आने वाले समय में प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से ये राष्ट्रीय स्तर के संस्थान भी हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों की दृष्टि से तैयार किए जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में, उनके मार्गदर्शन में, उस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। अध्यक्ष महोदय, जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो इस विजन डॉक्यूमेंट का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के लिए परिकल्पना की और इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2024 से 2030 तक का निर्माण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है अभी, वो हमारे मूल रूप से फोकस किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों के लिए रोजगार अधिकाधिक कैसे सृजित हो। सरकारी नौकरियां निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, और पिछले 5 सालों में जितनी सरकारी भर्तियां हुई थी उससे ज़्यादा सरकारी भर्तियां इन 5 सालों में निश्चित रूप से की जाएंगी। लेकिन अध्यक्ष महोदय, कोई भी कंपटीशन एग्जाम कोई बच्चा देता है तो आप जानते हैं कि 5 लाख बच्चे अगर एग्जाम देते हैं तो उसमें 500,000 बच्चों का ही फाइनल सिलेक्शन होता है। तो एक नीति निर्माता के रूप में, एक शासन के रूप में, एक सरकार के रूप में, एक समाज के रूप में जो सेलेक्ट होता है उससे ज़्यादा हम सबको चिंता जो सेलेक्ट नहीं हो पाता है उसकी भी करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, जो सेलेक्ट होता है उसके पास तो मीडिया भी जाती है, उसका इंटरव्यू भी छपता है, हम लोग भी जाकर फोटो खिंचा करके सोशल मीडिया में डालते हैं। लेकिन 5 लाख लोगों में अगर 1,000 लोग सेलेक्ट हो रहे हैं और 4,99,000 बच्चे हमारे उस एग्जाम में सेलेक्ट होने से अगर रह जा रहे हैं तो उनकी चिंता करना भी नीति निर्माताओं का काम है। अध्यक्ष महोदय, इस दृष्टिकोण से रोजगार सृजन पर आधारित औद्योगिक नीति को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लाया है। पहले अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक नीति का जो तरीका होता था उसमें सब्सिडी देने का, छूट देने का जो तरीका होता था वो निवेश आधारित होता था, इन्वेस्टमेंट पर बेस्ड होता था। अगर 1,000 करोड़ का कोई इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये छूट दी जाएगी, अगर कोई 2,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये छूट दी जाएगी, इस तरह का प्रावधान होता था। इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के युवाओं को अधिकाधिक उनके लिए जॉब क्रिएशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजन हो, इस विजन के साथ इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी को हमारे मुख्यमंत्री जी ने तैयार करवाया है, जिसके तहत जो सब्सिडी दी जाएगी, जो छूट दी जाएगी, उसके लिए अध्यक्ष महोदय रोजगार सृजन को क्राइटेरिया बना दिया गया है। अगर कोई इन्वेस्टर अगर आप आकर के 1,000 रोजगार सृजित करता है तो उसको ये छूट मिलेगी, अगर 2,000 रोजगार सृजित करता है तो ये छूट मिलेगी। इस रणनीति के तहत नई औद्योगिक नीति को तैयार किया गया है। अध्यक्ष महोदय, जो कोर्स है, जो पढ़ाई है, आज के जमाने में अध्यक्ष महोदय बहुत प्रोफेशन केंद्रित, स्किल केंद्रित हो गई है। अगर हमारे युवा भाई बहन स्किल केंद्रित जो पढ़ाई करेंगे तो उससे उनको जॉब क्रिएशन में, भविष्य बनाने में ज़्यादा आसान होगा। फिर अध्यक्ष महोदय, केवल काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए हम पढ़ाई कर लें तो आज के ज़माने में, आज के प्रतिस्पर्धी ज़माने में, आज के टेक्नोलॉजी बेस्ड वर्ल्ड में, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में वो बहुत ज़्यादा कारगर नहीं होता है। हमारी लर्निंग, हमारा सीखना, हमारा स्किल ज़्यादा कारगर होता है। इस बात को समझते हुए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया कि हमको रोजगार परक कोर्सेज को हमको बढ़ावा देना है। इस सोच के साथ अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर
नर्सिंग कॉलेजेस और फिजियोथेरेपी कॉलेज में किस तरह की छलांग सरकार ने लगाई है, हमारे छत्तीसगढ़ ने लगाई है, उसका मैं विवरण देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद प्रदेश में 8 शासकीय नर्सिंग कॉलेज थे, जबकि पिछले साल के बजट में एक साथ 12 नए नर्सिंग कॉलेज लिए गए अध्यक्ष महोदय। इसी तरह से फिजियोथेरेपी का एक कॉलेज था अध्यक्ष महोदय, उसमें 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेज एक साथ बजट में लेकर के स्टार्ट किया गया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमारा जो विनिर्माण क्षेत्र है, जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, वो बहुत मजबूत है, क्योंकि हमारे हेवी इंडस्ट्री, कोर इंडस्ट्री पर आधारित इकोनॉमी है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जब हम हेवी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो रोजगार सृजन उतने अच्छे तरीके से उस पर नहीं हो पाता है। जो रोजगार सृजन होता है अध्यक्ष महोदय, जैसे स्टील सेक्टर पर माना गया है कि 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पर 0.37 रोजगार ही क्रिएट हो पाते हैं, अर्थात 1 करोड़ के स्टील सेक्टर के इन्वेस्टमेंट पर 1 से भी कम रोजगार पैदा होता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, ये प्रयास किया गया है कि हम इसको ऐसे सेक्टर्स को प्रमोट करें, इस नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का भी वो हिस्सा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित हो सके। जैसे अध्यक्ष महोदय, गारमेंट सेक्टर में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 30 नए रोजगार पैदा होते हैं। आईटी, केपीओ, बीपीओ सेक्टर में 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पे 50 रोजगार पैदा होते हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी में कोर सेक्टर मजबूत है, लेकिन टर्सरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर वीक है। इसके कारण से रोजगार सृजन में हमारे छत्तीसगढ़ में अनेक दिक्कतें आती हैं और जॉब क्रिएशन नहीं हो पाता। हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट से बड़ी मुश्किल से 500,000 रोजगार ही पैदा होते हैं। इसलिए नई औद्योगिक नीति में भी और ओवरऑल पॉलिसीज में भी हमारे मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट विजन है कि हम रोजगार परक चीजों को ज्यादा बढ़ावा दें। इस दृष्टिकोण से मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के सर्विस सेक्टर का जीएसडीपी में, स्टेट के जीएसडीपी में जो योगदान है वो राष्ट्रीय औसत से लगभग 10% कम है, लगभग 20% कम है। जो राष्ट्रीय जीडीपी पर सर्विस सेक्टर का योगदान जहां 55% है, वहीं छत्तीसगढ़ के जीडीपी पर सर्विस सेक्टर का योगदान मात्र 35% है। इसको हम जब तक बढ़ाएंगे नहीं, तब तक जॉब क्रिएशन ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ को मेडिकल टूरिज्म के हब के रूप में भी, नेचुरोपैथी के हब के रूप में भी, वेडिंग डेस्टिनेशन के हब के रूप में भी, कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के हब के रूप में भी हम छत्तीसगढ़ को डेवलप करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस दिशा में मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत तेजी से प्रयास हो रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में आपके कार्यकाल में सत्य साई जो हमारा हॉस्पिटल स्थापित हुआ है, देश का अनोखा हॉस्पिटल है जिसमें कोई बिलिंग काउंटर ही नहीं है। बड़े बड़े ऑपरेशन छोटे बच्चों के वहां पर किए जाते हैं जिसमें लाखों रुपए का खर्चा होता है, लेकिन उस पूरे हॉस्पिटल में कोई बिलिंग काउंटर नहीं है। रहने का, खाने का सब कुछ खर्च वहां पर फ्री में मिलता है। तो उसके कारण से राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी लोग वहां पर उपस्थित होते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस सत्य साई हॉस्पिटल के द्वारा 40,000 से अधिक ऑपरेशन इन वर्षों में, पिछले दशक में किया गया है। अध्यक्ष महोदय, उसी तारतम्य में नवा रायपुर में प्रयास करते हुए बॉम्बे हॉस्पिटल को भी यहाँ पर लाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अध्यक्ष महोदय, प्राइवेट सेक्टर के भी जो हॉस्पिटल स्थापित करना चाहते हैं, नई औद्योगिक नीति उसमें भी सब्सिडी का प्रावधान करती है ताकि मेडिकल टूरिज्म डेवलप हो और सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, हमारे पास 44% वन संसाधन है। हमारे पास धुड़मा राज जैसा बस्तर का गांव है जिसे यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित किया है। कांगेर वैली नेशनल पार्क है हमारे बस्तर में, जिसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में उसे चिन्हांकित किया है। इन सब जगहों पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। हमारा 44% वन्य क्षेत्र, ऐसा जंगल जो देश में बहुत विरले मिलता है, उसके बाद भी नक्सलवाद के कारण, माओवाद के कारण हमारे पास टूरिज्म डेवलप नहीं हो पाया। हमारे रायगढ़ का आदमी, हमारे कोरबा का आदमी, हमारे राजनांदगांव का आदमी, कवर्धा का आदमी भी अगर दिल्ली बॉम्बे में खड़ा होता है तो लोग सोचते हैं कि ये भी नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र से आया है। इसके कारण से हमारा टूरिज्म का सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया। आज अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के प्रयासों से जो माओवाद समाप्त हो रहा है,
इससे हमारे पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं खुलेंगी और उसे चरितार्थ करने के लिए होम स्टे पॉलिसी भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी से तैयार करके रखे हैं और बस्तर क्षेत्र में पर्यटन बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो आजकल कॉन्फ्रेंस टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन जैसी चीज़ें भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और इसमें बहुत तेजी से और बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा होते हैं। इस दृष्टिकोण से हमारी नीतियां पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाली नीतियां हैं और उस दृष्टिकोण से वहाँ पर सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। जब हम पर्यटन की बात करते हैं तो हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहाँ पर वल्लभाचार्य जी की जन्मभूमि चंपारण है, यहाँ पर डोंगरगढ़ जैसा क्षेत्र है जो जैनिज्म की दृष्टि से, बुद्धिज्म की दृष्टि से, हिंदुइज्म की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण जगह है। आचार्य विद्यासागर जी ने भी अपने शरीर को, अपने प्राण को यहीं पर त्याग किया था। तो इस कारण से हमारे पास हर दृष्टिकोण से टूरिज्म की बहुत संभावनाएं हैं। आध्यात्मिक टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। शक्तिपीठ है हमारे, उन सब पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति पर सरकार काम कर रही है और करती रहेगी। मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो देश के सबसे समृद्ध खनिज संसाधन वाला हमारा छत्तीसगढ़ है। मैं आपके माध्यम से आज कुछ फैक्ट्स यहाँ पर रखना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ में निर्मित स्टील से देश में जो सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज बना है, उस पर छत्तीसगढ़ का स्टील उपयोग किया गया है अध्यक्ष महोदय। रक्षा के क्षेत्र में INS विक्रांत में हमारे छत्तीसगढ़ का स्टील का उपयोग किया गया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित सीमेंट से मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक बनाया गया है अध्यक्ष महोदय। हमारे छत्तीसगढ़ में जो बिजली उत्पादन होता है उससे 1000 किलोमीटर से अधिक तक के क्षेत्र देश में रोशन होते हैं अध्यक्ष महोदय, और हमारी देश की अर्थव्यवस्था को पावर सेक्टर मजबूती प्रदान करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित एल्यूमिनियम से मंगलयान में भी यह प्रयोग हुआ है अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान में भी यह प्रयोग हुआ है और तेजस फाइटर जेट में भी हमारे छत्तीसगढ़ का एल्यूमिनियम प्रयोग हुआ है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इतने संपन्नता से परिपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, एक रिक्वेस्ट आपसे बीच में मैं करना चाहूँगा कि अब नया हमारा विधानसभा भवन बना है, यहाँ पे प्रेजेंटेशन की भी सुविधा हो। मुझे लगता है कि आप नियम कानूनों में थोड़ा परिवर्तन करके, क्योंकि अध्यक्ष महोदय बोलने में क्लियर ही नहीं हो रहा है, वो दिखता तो अच्छे से लगता, तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये थोड़े नियमों में संशोधन करके प्रेजेंटेशन की भी व्यवस्था यहाँ पर करें। फोटो और वीडियो के साथ उसको देखेंगे हम कोई भी चीज़ को तो ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे अध्यक्ष महोदय। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा है अध्यक्ष महोदय। जिस अनुपात में आज़ादी के बाद 50 सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करना था, वो हमारे छत्तीसगढ़ इस मामले में उसको उतना ध्यान नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक मैप में दिखाता आपको बिहार और बंगाल के रेल नेटवर्क का, और एक मैप में दिखाता हमारे छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क का, तो साफ हो जाता है अध्यक्ष महोदय कि हमारे छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क को आज़ादी के बाद 50 सालों तक किस तरह से इग्नोर किया गया। लेकिन आज विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को, कि हमारे राव घाट से जगदलपुर तक की रेलवे लाइन का काम उन्होंने स्वीकृत कर दिया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, खरसिया से लेकर जयजयपुर होते हुए, शिवरी नारायण होते हुए, बलौदा बाजार होते हुए, मंदिर हसौद होते हुए, नवा रायपुर को पार करते हुए जो राजनांदगांव के परमल कसा तक का जो रेलवे लेन है, उसको भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सैंक्शन करने का काम किया है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हमारा छत्तीसगढ़ एक लैंड लॉक स्टेट है, जिसके कारण व्यापार व्यवसाय में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी जी को मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे लैंड लॉक छत्तीसगढ़ को उन्होंने पोर्ट सिटी विशाखापट्टनम से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया है अध्यक्ष महोदय। इससे भी हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को बहुत बूस्ट मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसी भी इकोनॉमी में बड़ा ग्रोथ सेंटर हो। हमारा देश भारत गाँव का देश है, लेकिन गाँव का विकास भी तब तक नहीं किया जा सकता अध्यक्ष महोदय जब तक इकोनॉमी को रफ्तार न मिले। हम देखते हैं अध्यक्ष महोदय कि न्यूयॉर्क जैसे एक शहर की इकोनॉमी लगभग $2 ट्रिलियन की
बैठती है अध्यक्ष महोदय। भारत देश की पूरी इकोनॉमी, पूरी जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर की है। न्यूयॉर्क एक जो सिटी है उसकी इकोनॉमी 2 ट्रिलियन डॉलर की बैठती है अध्यक्ष महोदय। इकोनॉमिक हब का, इकोनॉमिक ग्रोथ सेंटर का सैकड़ों सालों में वेस्टर्न वर्ल्ड ने जिस तरह से डेवलपमेंट किया अध्यक्ष महोदय, उसको हमको मैच करते हुए तेजी से हमको आगे बढ़ना है। हम इसी तरह के ग्रोथ सेंटर की बात करते हैं अध्यक्ष महोदय, तो बिना हैदराबाद के तेलंगाना की अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती, बिना बेंगलोर के कर्नाटका की अर्थव्यवस्था की कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा छत्तीसगढ़ वर्षों नहीं दशकों तक इग्नोर रहा, पीड़ा में रहा। उस पीड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने और अटल जी ने समझा और नया छत्तीसगढ़ बनाया। जब हमको छत्तीसगढ़ नया मिला तो उसमें ऐसा कोई बड़ा ग्रोथ हब नहीं था अध्यक्ष महोदय, जो इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट दे, जो इकोनॉमी में बड़े रेवेन्यू क्रिएट करके दे, जिससे हम दूरस्थ गांवों का, हमारे पिछड़े हुए भाइयों का हम कल्याण कर सके। अध्यक्ष महोदय, इस सोच और इस विजन के साथ नया कैपिटल सिटी जो आपने बनाने का काम किया था, वो आज एक ग्रोथ सेंटर के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर एआई डेटा सेंटर आया है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर आया है, यहाँ पर श्री श्री रविशंकर जी ने यहाँ पर अपना सेंटर स्थापित करने के लिए एमओयू किया है। सत्य साई सेंटर को नया जीनोम रिसर्च सेंटर, हेल्थ स्किल सेंटर बनाने के लिए काम आगे बढ़ा है। सीधा उनका टाई अप टाटा मेमोरियल से अध्यक्ष महोदय, और हमारे छत्तीसगढ़ की बच्चियां यहाँ पर हेल्थ स्किल की ट्रेनिंग करके टाटा मेमोरियल में जाकर के जॉब कर सकेंगी। इस तरह कामों का आगे बढ़ाया गया अध्यक्ष महोदय। इस नवा रायपुर में जो स्टेडियम है अध्यक्ष महोदय, वो आज बीसीसीआई को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे कैबिनेट ने निर्णय करके उनके साथ टाई अप किया है। उसी कारण से अध्यक्ष महोदय अभी पिछले महीने इंडिया साउथ अफ्रीका का इंटरनेशनल मैच हो पाया। अगले महीने जनवरी में इंडिया न्यूजीलैंड का T20 का इंटरनेशनल मैच है अध्यक्ष महोदय। बीसीसीआई यहाँ पर एक ट्रेनिंग सेंटर भी खोलने जा रहा है अध्यक्ष महोदय। भविष्य में हम प्रयास कर रहे हैं कि रवि शास्त्री जी का यहाँ पर क्रिकेट एकेडमी भी खुले, पुल्लेला गोपीचंद जी का यहाँ पर बैडमिंटन एकेडमी भी खुले, और फ्लेप्स का यहाँ पर स्विमिंग एकेडमी भी खुले। इस तरह के प्रयास आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक ग्रोथ हब के रूप में हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। बट एक जब ग्रोथ हब की कल्पना हम करते हैं तो अध्यक्ष महोदय एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग के साथ, एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग के साथ एक बड़े ग्रोथ हब की भी परिकल्पना को किया गया है। और पिछले मानसून सत्र में SCR स्टेट कैपिटल रीजन का एक्ट भी सम्माननीय विधानसभा ने पारित किया है। उसके लिए मैं विधानसभा को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, SCR की परिकल्पना में हमारे रायपुर, बीरगांव, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, इन सभी क्षेत्रों को समावेशित करते हुए एक इंटीग्रेटेड प्लानिंग की जा रही है अध्यक्ष महोदय। इसके लिए एक इकोनॉमिक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है, जिसमें नीति आयोग की भी मदद ली गई है अध्यक्ष महोदय। और इस विजन डॉक्यूमेंट को भी बनाने के लिए भारत सरकार के नीति आयोग ने भी हमारी मदद की है। इसके लिए भी इस सदन में उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। तो जब स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में रायपुर और आसपास का क्षेत्र डेवलप होगा तो हमारे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को एक ग्रोथ इंजन प्राप्त होगा अध्यक्ष महोदय। और आने वाले समय में 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को सफल करने में हमको मदद मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, जब विकास की बात होती है तो इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय की परिकल्पना के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। इसलिए किसानों के लिए 3100 रुपया धान 21 क्विंटल में खरीदी करने का काम कर रही है, और लगभग 20,000 करोड़ रुपए धान खरीदी में राज्य का बजट हमारी निवेश कर रही है। अध्यक्ष महोदय, माताओं बहनों के लिए डीबीटी करते हुए 70 लाख माताओं के लिए महतारी वंदन योजना का संचालन हमारी सरकार कर रही है। अध्यक्ष महोदय, इसी जब हम समाज के आखिरी छोर के व्यक्ति की बात करते हैं, समाज के हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, सामाजिक अधोसंरचना की बात करते हैं, तो जो कच्चे मकान हैं उसकी चिंता करना, उसको पक्का बनाना बहुत जरूरी था। और प्रधानमंत्री जी के परिकल्पना अनुसार 5 सालों तक आवास निर्माण को पूरी तरह से पिछली सरकार ने रोक कर रखा था अध्यक्ष महोदय। छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीबों के छत को छीनने का पाप किया था अध्यक्ष महोदय। हमारी सरकार आते ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहला दस्तखत आवास के लिए किया था अध्यक्ष महोदय। लगभग 24 लाख आवास बनेंगे तो इससे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत बड़ी छलांग होगी और 15% से कम कच्चे मकान रह जाएंगे। और उसके लिए ग्रामीण विकास विभाग ने आवास प्लस एक तीसरा सर्वे भी कराया है अध्यक्ष महोदय, ताकि भविष्य में उनकी चिंता भी की जा सके। इनलैंड लॉजिस्टिक एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र होगा अध्यक्ष महोदय, जिस पर हम काम करेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय,
कृषि उन्नति की दृष्टि से भी हमारे छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं। जो विशेष रूप से मैं एक फैक्ट का ही बस जिक्र करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, जब हमारे बस्तर की हम परिकल्पना करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की हमारे बस्तर में इतनी ज्यादा संभावनाएं हैं, जिसको प्रिमिटिव प्रैक्टिस मानकर, जिसको पुरातन पंथी व्यवहार मान करके, जिसको पहले इग्नोर किया जाता था, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड के उपयोग को ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जितना ज्यादा बढ़ावा दिया गया, आज अध्यक्ष महोदय पंजाब जैसे राज्य उसका परिणाम भुगत रहे हैं। हर गली में, हर एक दो घर के गैप में कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं अध्यक्ष महोदय। कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में भी जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग बढ़ा, उसके कारण भी इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं अध्यक्ष महोदय। और आज पूरी दुनिया समझ रही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कितना जरूरी है अध्यक्ष महोदय। हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर की संभावना, हमारे छत्तीसगढ़ की संभावना, जहां परंपरागत रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, उसको हम सर्टिफाई कर लें, उसको हम बढ़ावा दे दें, तो कितनी बड़ी संभावना को हम साकार कर सकेंगे अध्यक्ष महोदय। इसका एक उदाहरण स्वरूप एक फैक्ट बस मैं रखना चाहता हूं। सिक्किम को आज पूरे देश में ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में जाना जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर के 7 जिलों में से एक जिला दंतेवाड़ा है, और दंतेवाड़ा का 70% एग्रीकल्चरल एरिया को ऑर्गेनिक सर्टिफाइड कराने का काम किया जा रहा है। 70% केवल दंतेवाड़ा जिले का ऑर्गेनिक अगर हो जाता है अध्यक्ष महोदय, तो सिक्किम के पूरे एग्रीकल्चरल एरिया से केवल दंतेवाड़ा एक जिले का 70% एग्रीकल्चरल एरिया पूरे सिक्किम के एग्रीकल्चरल एरिया से ज्यादा है अध्यक्ष महोदय। इतनी बड़ी संभावना ऑर्गेनिक फार्मिंग के संदर्भ में है। इस दिशा में हमको प्रयास करने की, काम करने की आवश्यकता अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो वन धन है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, उसकी संभावना को साकारित करने के लिए कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने अपने भाषण में विशेष रूप से जिक्र किया अध्यक्ष महोदय। सिक्किम का व्यक्ति अध्यक्ष महोदय हमारे बस्तर में आकर के एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के प्रोसेसिंग का कंपनी चला रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ के भी इंटरप्रेन्योर्स को, हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को भी चाहिए कि हम इस तरह के इनिशिएटिव लें और इतनी बड़ी संभावना को साकार करें। इस दिशा में भी सरकार प्रमोट करने के लिए इस विजन डॉक्यूमेंट में प्रतिबद्ध है अध्यक्ष महोदय। जो बेसिक इनेबलर्स की मैंने चर्चा की, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने गुड गवर्नेंस का अलग से डिपार्टमेंट अपनी सरकार आने के बाद स्थापित किया अध्यक्ष महोदय। जो अध्यक्ष महोदय, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए हैं अध्यक्ष महोदय। ऑटो म्यूटेशन को रजिस्ट्री के बाद सीधा नामांतरण हो जाए, इसकी प्रक्रिया को अडॉप्ट किया गया, जिससे हजारों लाखों की संख्या में नामांतरण में लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और उनको चक्कर लगाने से, गलत प्रैक्टिसेस से, भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है अध्यक्ष महोदय। डीरेगुलेशन के लिए जन विश्वास बिल पिछले मानसून सत्र में भी लाया गया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस सत्र में भी जन विश्वास बिल का दूसरा चरण लाया जा रहा है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इस तरह के अलग अलग प्रयासों से निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को, छत्तीसगढ़ के सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, छत्तीसगढ़ के सारे सामाजिक आर्थिक सूचकांकों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है, और एक विजन डॉक्यूमेंट के साथ, एक रोड मैप के साथ हमारी सरकार उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रयास कर रही है और करती रहेगी। हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से, हमारे छत्तीसगढ़ की विकास की दृष्टि से जो सबसे बड़ा मोड़ है, वो माओवाद के, नक्सलवाद की समाप्ति का मोड़ है अध्यक्ष महोदय। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी के प्रयासों से जो बस्तर में माओवाद अपनी सांस गिन रहा है अध्यक्ष महोदय, ये छत्तीसगढ़ का टर्निंग पॉइंट होगा। एक और हम एससीआर जैसी परिकल्पनाओं को साकारित करके इकोनॉमी के लिए बड़ी ग्रोथ इंजन भी स्थापित करेंगे, वहीं दूसरी ओर इससे क्रिएट होने वाले रेवेन्यू से हमारे बस्तर, सरगुजा और मैदानी छत्तीसगढ़ के दूर गांवों का भी विकास सुनिश्चित करेंगे। ये विकास इंक्लूसिव होगा अध्यक्ष महोदय। इसमें जो समाज के आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति है, उसकी भी भागीदारी होगी अध्यक्ष महोदय। इस तरह के रोड मैप के साथ, इस तरह के विजन के साथ हमारी सरकार हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। बड़े दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय कि आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही है, प्रदेश के सबसे बड़े पंचायत में चर्चा हो रही है, और विपक्ष यहां से नदारद है अध्यक्ष महोदय। इस तरह की करतूतों को, इस तरह के कृत्यों को न छत्तीसगढ़ की जनता कभी माफ करेगी, और कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के इस तरह के कुत्सित प्रयासों को देश की जनता भी बार बार सबक सिखा रही है अध्यक्ष महोदय। ये डूबती हुई एक नाव है अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस, और इस डूबती हुई नाव का डूबना तय है अध्यक्ष महोदय। और इसलिए आज पूरी जिम्मेदारी
भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष लेकर के आगे बढ़ रही है। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। हमारे प्रदेश में आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ को एक बड़ी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस चर्चा में बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री अजय चंद्राकर जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं माननीय मंत्री जी से कुछ कहूँगा। ओपन माइंड कहो माननीय मंत्री जी, ओपन माइंड कि पीठ थपथपाने? नहीं, ओपन माइंड कहा मैंने। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक नियम कानून में संशोधन की मांग की माननीय मंत्री जी ने प्रेजेंटेशन के लिए। आप स्पष्ट करेंगे? हमारी चर्चा है, इसलिए मैं विधि विधायी प्रक्रिया में नहीं जा रहा हूं, लेकिन यह चर्चा किस मोशन में किस तरह से होगी, मैं प्रश्न खड़ा करूंगा, उसका वो उत्तर देंगे कि उन्होंने चर्चा कर दी, या गोपनीय सत्र जैसे हुआ हमने एक अपनी अपनी बात रख दी कि प्रस्ताव पर, कि शासकीय संकल्प पर, अशासकीय संकल्प पर किस तरह की प्रक्रिया में चर्चा होनी है और मैं किस तरह से अपनी बात रखूं, ये मेरे अंदर प्रश्न है। लेकिन चूंकि आपने व्यवस्था दी है, तो एक नई परंपरा की आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुरुआत हो रही कि हम कौन सी प्रक्रिया में बहस शुरुआत कर रहे हैं और कौन सी प्रक्रिया में इसका उत्तर आएगा और कौन सी प्रक्रिया में चर्चा हो रही है। तो इसलिए यह स्पष्ट हो जाना चाहिए था कि आखिरी में मंत्री जी उत्तर देंगे तो मैं उस तरह से बोलूंगा, यदि मुझे अपनी बात रखनी है तो मैं उस तरह से बोलूंगा, सुझाव देना है तो मैं उस तरह से बोलूंगा। तो इस तरह की चीजें थोड़ी चर्चा शुरू होने के पहले स्पष्ट रहनी चाहिए कि विधानसभा में इस तरह की चर्चा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने बात सही कही कि गलत कही? आप विधानसभा अध्यक्ष रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने विजन डॉक्यूमेंट एक रखा और निश्चित रूप से एक मार्गदर्शी सिद्धांत होता है कि हम कैसे किस तरह से कार्य करना चाहते हैं। जितनी बातों का उल्लेख हुआ, जिस तरह से संकल्पों की अभिव्यक्ति हुई, मैं उसमें भी बात करूंगा और छोटे छोटे विषय भी बात करूंगा। और मैं निराशावादी तो बिल्कुल नहीं हूं, और निराशावादी इसलिए नहीं हूं कि मेरी जो बात होगी तो हो सकता है उसमें लगे कि साहब कोई बात ऐसी नकारात्मक हो गई होगी, पर वो नकारात्मक बिल्कुल नहीं होगी। हमारी सरकार है, हमारी सरकार अच्छी तरह से चले और ये जो संकल्प की अभिव्यक्ति हुई है वो संकल्प निर्धारित समय में शुरू हो। संकल्प जो अंजोर विजन है उसमें मैंने पूरे पृष्ठ पढ़े। मुझे अध्यक्ष जी ने परसों रात को बताया था, ये संसदीय कार्य मंत्री जी ने, कि आपको बोलना है। मैंने उनसे भी पूछा था कि ये किस तरह की चर्चा है और किस तरह से हमें बोलना है। बहुत सारे थिंकर, बहुत सारे इंडिकेशन की चर्चा हुई देश दुनिया की। मेरे ख्याल से माननीय, आप तो पढ़ते हैं, और आपके एक इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि यदि आप नौकरी नहीं करते तो हिंदी साहित्य और इसमें कुछ करते। साहित्य का आपने उल्लेख किया था शायद। रूमी की एक कहावत है, दुनिया के बड़े सूफी कवि थे माननीय अध्यक्ष महोदय, और अमेरिका का उल्लेख हुआ, अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़े जाते हैं खास तौर पे। रूमी की एक लाइन है, आप एक बूंद में महासागर हो। महासागर की हमने कल्पना कर दी, पर एक बूंद में हम क्या हैं, कहां पर हैं? कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं हैं जो सोए सोए देखे जाएं, सपने वो हैं जो सोने ना दे। आपकी अभिव्यक्ति में दीर्घकाल 2047 की कल्पना है, बहुत अच्छी है, मैं बधाई देता हूं आपके प्रयत्नों की। लेकिन उसकी बुनियाद आज हम कैसे डाल रहे हैं? आपका ज्ञान गति उसमें क्या बोल रहा है? उसके रिजल्ट क्या हैं? दूसरे क्षेत्रों में हम क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी, माननीय गृह मंत्री जी ने उस दिन एसआईआर को, जिसको उन्होंने सुधार की चर्चा में स्वीकार किया था, उत्तर देते हुए कहा कि हम इतिहास
को छोड़ नहीं सकते, इतिहास का भी उल्लेख करना। छत्तीसगढ़ में समग्र परिवर्तन के लिए हमसे गलतियां कहां पर हुई और कहां पर निर्णय लेने की जरूरत है और किस तरह से हमको निर्णय में रीढ़ की हड्डी हमारी दिखनी चाहिए, इसकी अभिव्यक्ति सबसे जरूरी है। आमूलचूल परिवर्तन के लिए, उस अभिव्यक्ति के लिए अल्पकालिक तौर पे हमारे जो प्रयत्न हैं छत्तीसगढ़ में, आज जो सबसे बड़ी जरूरत है, आपने जो कहा कि गवर्नेंस डिपार्टमेंट बना है गुड गवर्नेंस की। जब छत्तीसगढ़ बना तो चारों तरफ क्षेत्रीय असंतुलन था। आपके इस नवा अंजोर के किताब में आपने सामाजिक क्षेत्रों में सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य को स्पर्श किया, गरीबी उन्मूलन को आपने स्पर्श नहीं किया है, वुमेन एम्पावरमेंट को आपने स्पर्श नहीं किया है, आपने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस विभाग को स्पर्श नहीं किया है, आपने समाज कल्याण को स्पर्श नहीं किया है। यदि नीतियां और कार्यक्रम बनती हैं तो वो रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि गरीबी उन्मूलन क्या हो, रोजगार पर आपने रिफ्लेक्ट किया है पिछले 5 सालों में, और छत्तीसगढ़ बनने के बाद रोजगार क्या है यह परिभाषित नहीं हो सका आज तक। आप बताएंगे मुझे कि रोजगार की परिभाषा किसको मानी जाती है, और सरकार यह तय करे बेसिक लेवल में कि रोजगार इसको माना जाएगा। यह छत्तीसगढ़ के लिए जरूरी है। मैं आपके इन बातों से सहमत हूं, आपके इन बातों से मैं सहमत हूं कि आप 10 लाख करोड़ से लेकर 2047 तक 75 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है, जो 14% की बढ़ोतरी लगभग, तो 14% की बढ़ोतरी में यह हो जाएगा। लेकिन सवाल यह है, एक अनुमान है, अनुमान से दुनिया में महामंदी आई, युद्ध के दौर चल रहे हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद और प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया के अनुमान ध्वस्त हो गए थे। अभी दुनिया बिल्कुल नई दिशा में प्रवेश कर रही कि 3-3 साल से युद्ध चल रहे हैं। गाजा का युद्ध और यूक्रेन का युद्ध 3-3 साल से चल रहा है कि हम कहां तक उसको देखेंगे। पर मैं तो अपनी बात कहता हूं, मैं 2047 तक जिंदा रहूंगा, 87 साल की उम्र में मरूंगा। इसको देखे ना आप कि मैं बोल रहा हूं उसको। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब हम इसमें शुरू करते हैं। चलिए, राम विचार जी ने कहा तो राम विचार जी शुरू करते हैं। छोटी छोटी बात, सिंचाई में हमने 25 साल में कितना पैसा खर्च किया होगा, कृषि में जीडीपी का योगदान कितना हो वो अलग चीज है, पर उसको बनाए रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं। मैं आपके आर्थिक सर्वेक्षण की एक बात कर देता हूं। सिंचाई में आपने अलग से पेज नहीं रखा है, कृषि के साथ ही उसकी बातचीत की है। आप सिंचाई को बताते थे 37%, यह 23-24 का आर्थिक सर्वेक्षण, और 24-25 के आर्थिक सर्वेक्षण में सिंचाई घट गई 3%, वो 34% हो गया। अरबों रुपये जो खर्च हुए वो कहां पर गए? सिंचाई का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में घटा कैसे, और सिंचाई का प्रतिशत यदि घट रहा है तो हमारा योगदान बराबर कैसे रहेगा? इस बात को कौन तय करेगा? इसीलिए मैंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में क्या कहे, गुड गवर्नेंस की जरूरत है। कि 34% कैसे हो गया, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, आपका आर्थिक सर्वेक्षण बोल रहा है। आप देख लीजिए 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण निकाल के, इसको जांच करवानी चाहिए कि यह घटा क्यों। दूसरी बात आपको बोल देता हूं, कृषि पर 16% का योगदान है, आगे बढ़ेगा। 1,60,314 हेक्टेयर कृषि का रकबा कम हुआ 25 साल में। सिंचाई का रकबा कम हो रहा है, कृषि का रकबा कम हो रहा है, और आप कहते हैं कि साहब वो बढ़ेगा योगदान। अब दूसरी बात, फसलों के उत्पादन में कमी, 19 फसल, ये आप 24-25 का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ लें, लगातार कमी है फसल के उत्पादन में। 19 फसलों में 16 फसलों का रकबा भी कम हुआ और उत्पादन में भी कमी आई है। लेकिन अब आप देखिए, उसके बाद जो एलाइड सेक्टर है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आपने भी कहा कि किसानों के इनकम को हम दुगुना करेंगे। एलाइड सेक्टर में आप न अंडे में आत्मनिर्भर है, न मछली में आत्मनिर्भर है, न किसी चीज में आत्मनिर्भर है, बल्कि राष्ट्रीय औसत से आप कम हैं। उसके लिए किसी तरह की नीतियां एलाइड सेक्टर के लिए बने या कहीं रिफ्लेक्ट नहीं है कि हम एलाइड सेक्टर को मजबूत करके कैसे करेंगे। सिंचाई में
जो लघु सूक्ष्म सिंचाई योजनाएं आपकी हैं, मैंने विधानसभा के भाषण में इस बात को कहा है कि सिंचाई के मामले में एजेंसी की सरकार है कि सरकार की एजेंसी है। 20 साल 15 साल से योजनाएं पड़ी हैं और वो बन नहीं रही हैं, और बनने के बाद यदि क्षेत्रीय संतुलन आज है सिंचाई में, जब बस्तर की बात कर रहे थे अभी, कहीं पर उल्लेख नहीं करना चाहिए, दंतेवाड़ा के, बस्तर के, नारायणपुर से जहां से आते हैं जल संसाधन मंत्री पूर्व, इन जगहों में सिंचाई की व्यवस्था क्या है? सरफेस वाटर की पॉलिसी क्या है? सरफेस वाटर जो आज का विषय है, आपने नगर नियोजन में बहुत कम बात की है, उसमें सरफेस वाटर, ड्रिंकिंग वाटर के लिए कोई पॉलिसी हमारी है कि नहीं है? बिल्कुल कोई पॉलिसी का उसमें उल्लेख नहीं है, जबकि आज के ये करंट इश्यूज हैं इस दुनिया में। माननीय अध्यक्ष महोदय, एलाइड सेक्टर में हमने कहा कि हम बिल्कुल पीछे हैं, उसमें काम करने की जरूरत है। आंकड़े में उन्होंने स्वीकार किया, आपने आपके विजन दस्तावेज में है, अंडों के उत्पादन में, मछली के उत्पादन में। अब मैं आपको बता देता हूं जो आंकड़े आपने दिए नहीं। राम विचार जी से जब मैंने शुरू की, बीज के मामले में हम आत्मनिर्भर हैं क्या? छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है क्या बीज के मामले में? कौन से बीज में छत्तीसगढ़ आत्मनिर्भर है? और कौन सा बीज आज भी हम मध्य प्रदेश बीज महासंघ से बीज खरीदते हैं, आज भी हिंदुस्तान के बीज विकास निगम से बीज खरीदते हैं, उन बीजों को खरीदते हैं जो छत्तीसगढ़ में लगाया जाता है, उन फसलों के भी बीज खरीदते हैं हम। 25 साल बाद आत्मनिर्भरता में हमने काम कदम क्या उठाए? तो नीतियों में ये छोटी छोटी बातें छत्तीसगढ़ को बड़ा करेंगी। मेरा कहने का मतलब यह है, मैं सिर्फ आलोचना नहीं कर रहा हूं, यह वस्तु स्थिति है, यह किसी सरकार की है या नहीं है, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। अब पशुपालन, एलाइड सेक्टर का जब मैंने उल्लेख किया तो आपको बता देता हूं, दुग्ध उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान 0.88% है मात्र। ठीक है साहब? खपत कितनी है छत्तीसगढ़ में? मैंने शुरुआत के 5 राज्यों में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ ले लें तो 192 ग्राम साहब। पंजाब के लोग 1.25 लीटर दूध पीते हैं प्रति व्यक्ति। नस्ल सुधार में आपके पास कोई कार्यक्रम नहीं है। हाइब्रिड जो नस्ल है दुग्ध उत्पादन में, वही 33% का योगदान राष्ट्रीय स्तर पर देती है, और छत्तीसगढ़ में उसका प्रतिशत कितना? मैं आपको बता देता हूं, नस्ल सुधार में हाइब्रिड का 33% है, और हमारा योगदान उसमें कितना है ये मैं खोजना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दे दूंगा इसको। हाँ, 6.3% के आसपास हमारा योगदान। कोई कार्यक्रम नस्ल सुधार के आपके पास नहीं है। आईवीएफ तकनीकी इतना महंगा है कि किसान उसको कर नहीं सकते। एक कामधेनु विश्वविद्यालय में माननीय डॉक्टर साहब ने इसके लिए अपने समय में एक प्रयोगशाला बनवाई थी, आज वो किस स्थिति में काम कर रही मैं नहीं जानता। अब चारा के लिए आपने बात की, चारा की हम बातचीत करेंगे करके। आपका जो पशु चिकित्सालय और पशु औषधालय है, वो टीकाकरण और इलाज के मामले में मरणासन स्थिति में, मरणासन, ये बता देता हूं आपको कि आप दुग्ध उत्पादन में या एलाइड सेक्टर को मजबूत करने के लिए सोचने की और ग्राउंड लेवल में काम करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में इन्हीं छोटे छोटे निर्णय की जरूरत है, और छोटे निर्णय मैंने बोला बूंद से महासागर बनेगा आपको, इसीलिए मैंने कहा, रूमी की कविता इसीलिए बोली। चारा के लिए कोई खास प्रोग्राम है नहीं, एक भी प्रोग्राम नहीं है। आपने ऑर्गेनिक खेती का उल्लेख किया, आपने पंजाब का उदाहरण तो बताया। पंजाब से राजस्थान के बीच स्पेशल ट्रेन चलती कैंसर वालों के लिए। आपने देश दुनिया की बात की, यूरोपीय यूनियन और बड़े इंग्लैंड जैसे देशों ने भारत के कई उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया, ऑर्गेनिक माने खेती के उत्पादों को प्रतिबंधित कर दिया कि आप फर्टिलाइजर का उपयोग, पेस्टिसाइड्स का उपयोग जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, आपको उत्पाद प्रतिबंध। अब मैं ये कहता हूं कि यह स्थिति यदि है, एलाइड सेक्टर में हमारी स्थिति कमजोर है, तो हमारी नीति क्या है एलाइड सेक्टर के लिए? आप उद्योग का दर्जा दे रहे हैं तो क्या है? अब दूसरी बात, चारागाह के लिए क्या है? कुछ नहीं है। नर पशु का उपयोग क्या होगा? मशीनीकरण करने के बाद नर पशु का कोई उपयोग नहीं है। कृत्रिम गर्भाधान में आजकल सिर्फ और सिर्फ मादा नस्ल से भी मादा नस्ल पैदा किए जा सकते हैं, पर उसका कोई उपयोग छत्तीसगढ़ में नहीं है और उसकी कोई नीति नहीं है।
तो यह एक छोटे काम है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदल सकते हैं। आपने एनडीडीबी से समझौता किया है, अब वो समझौता कौन से स्टेज में है आप पूछ लीजिए, क्या क्रियान्वित हुआ है उसको, मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं होगा वो। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप दूध के उपयोग में, उत्पादन में एलाइड सेक्टर जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मछली पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, जितने तरह के एलाइड सेक्टर है उसके लिए नीति की जरूरत है, और तब आप माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करेंगे। गुजरात मॉडल की चर्चा होती है साहब बहुत, गुजरात मॉडल और आपके गवर्नेंस के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे अपन। अब आप इसमें स्वास्थ्य विभाग में आपने चर्चा की, आप सेज बनाएंगे, सेज की अवधारणा क्या है? स्वास्थ्य के पहले हम थोड़ा उद्योग में, आपका वो विषय ज्यादा था, उद्योग नीति आपने बनाई, अच्छा है, रोजगार उसमें देंगे, अच्छा है। रोजगार के बारे में आपको बता देता हूं जिसका उल्लेख आपने भी किया। 97% लोग अनस्किल्ड हैं छत्तीसगढ़ में, 3% आबादी स्किल्ड है। आप जितनी शैक्षणिक संस्थाएं ला रहे हैं मैं स्वागत करता हूं, और मुझे इस बात का संतोष है माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ काम करते हुए ढेरों संस्थाएं हमने बनाई, ढेरों संस्थाएं बनाई, और जिन संस्थाओं का आपने उल्लेख किया स्वागत है उसका छत्तीसगढ़ में। लेकिन आपको जो सोचना है, जब शिक्षा में बात करेंगे तो इस विषय में आएंगे कि उसमें छत्तीसगढ़ के लोगों का प्रवेश कैसे हो। अब आपने औद्योगिक नीति बनाई, मेरे ख्याल से उसको लागू करने के लिए बनाई कि संशोधन करने के लिए बनाई है, मुझे समझ में नहीं आया है। हर 15-20 दिन में मैं पढ़ता हूं कि एक संशोधन उसमें हुआ। अब कहीं पर यह झलक नहीं मिलती कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन छत्तीसगढ़, मेक इन छत्तीसगढ़ कहां पर? माननीय जब थे, मैं छोटा छोटा उदाहरण दे देता हूं मेक इन इंडिया और मेक इन छत्तीसगढ़ और मेड इन छत्तीसगढ़ का। हम साइकिल खरीदते हैं, चलिए आपने देश दुनिया की बात की, चीन ने जब एप्पल को बुलाया तो उन्होंने कहा कि यहीं आपको कामगारों को प्रशिक्षण देना पड़ेगा। आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और जब वहां के कामगार प्रशिक्षित हुए तो कितनी सारी कंपनियां निकली वहां से, एमआई वहीं से निकली, वीवो वहीं से निकली, एप्पो यहीं से निकली। आज हम ऐसी कौन सी कंपनी है जो यहां मेड इन, ऐसी कौन सी चीज और ऐसे कौन से सेक्टर है जिसको चिन्हित करके छत्तीसगढ़ में मेड इन कर सकते? आपको उद्योग नीति इसमें क्या बोलती है? अब मैंने कहा कि साहब साइकिल हम बांटते हैं, क्या प्रतिस्पर्धा उसमें? एटलस बनाए चाहे A1 बनाए, छत्तीसगढ़ में कारखाना डालिए, 20 साल तक हम साइकिल देंगे, उसके सहायक उद्योग यहीं खुलेंगे, यहीं बनाएंगे, और साइकिल आप बांटिए। क्या प्रतिस्पर्धा उसमें? जो छत्तीसगढ़ में आके बनाएगा उसको हम देंगे, जो हमारे अनुकूल बात करेगा, हमारे मैन पावर को ट्रेन करेगा, स्किल करेगा, उसको हम देंगे, और उसके बाद हम बनाएंगे। इतने सारे मेडिकल कॉलेज खुल गए। अरे आप पोनी को यहीं बनवा लीजिए, पट्टी को यहीं बनवा लीजिए, मशीन नहीं बनवा सकते तो, रिएजेंट्स को यहीं बनवा लीजिए, बाकी को नहीं बनवा सकते तो कौन ने मना किया? अब आप सेज की बात करते हैं, हिंदुस्तान में सेज की कल्पना, आपने इसमें भी सेज की बात की है। हिंदुस्तान में जब सेज की बात करते हैं तो आजकल सेज बंद हो चुका। हमने जितनी चीजें हमने की, अप्रैल पार्क हमने बनाए, चलिए घूमने चलते हैं अप्रैल पार्क की क्या हालत है देखते हैं, सेज ही है एक तरह का। अब आपने कुटीर उद्योग के लिए क्या पॉलिसी रखी है इसमें? एक बेल मेटल का आदमी, एक स्व सहायता समूह का आदमी, एक और भी लघु कुटीर उद्योग के लोग हैं, उसको कौन सी नीति के तहत आप फाइनेंस करते हैं? कौन सी नीति के तहत कच्चा माल देते हैं? कौन सी नीति के तहत उसको ट्रेनिंग देते हैं? 10,000 यदि दुर्गा पंडाल बनती होगी तो रायपुर के सारे दुर्गा पंडाल जो है बंगाल के लोग आग बनाते हैं। बांस का ट्रेनिंग, छत्तीसगढ़ के बांसवारों को ट्रेनिंग वैल्यू एडिशन कर दिया जाए, उसको फाइनेंस मिलेगा,
उसको बैंक गारंटी मिलेगी। आज आर सेठी जिसको पंचायत ग्रामीण विकास मंत्री जी बैठे हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं, वही फाइनेंस नहीं करते उसको। क्या उसको अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा नहीं है? तो ये जो छोटे निर्णय हैं, मेक इन इंडिया और मेड इन छत्तीसगढ़ और मेक इन छत्तीसगढ़, प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कि मेक इन छत्तीसगढ़ भी खरीद सकते हैं आप, मेक इन इंडिया भी खरीद सकते हैं यदि मेड इन नहीं है तो। छत्तीसगढ़ में इस नई अवधारणा के लिए इतना पोटेंशियल यदि है, छत्तीसगढ़ और जिस आर्थिक क्षेत्र की आपने परिकल्पना की है, इतना पोटेंशियल है, तो फिर ये चीजें हम क्यों नहीं ला सकते? उन कंपनियों से ये बात क्यों नहीं कर सकते? और समय में हिंदुस्तान ने अपने उद्योग नीति, अपने कार्य में। एक मिनट अजय जी, श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष की दीर्घा में आसीन है। सदन की ओर से मैं उनका स्वागत करता हूं। कृपया जारी रखें। कहाँ हुआ है? अभी शुरू हुआ भूमिका। माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं पर भी आज तक छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए कोई नीति नहीं बनी। आज इतने लाख के बीपीओ में, इतने लाख के इस्पात में, हमारे चंद्रमा में ये पहुंच गया, हमारा लोहा टाइटन पहुंच गया, सारे उद्योग लोहे तेजस में। दुर्घटना वाला तेजस अपना नहीं था ना, बता देना, हमारा लोहा नहीं लगा था दुर्घटना वाला तेजस में। लेकिन जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है थ्रस्ट सेक्टर का, जिसमें छत्तीसगढ़ के लोग काम करते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग वहीं उद्योगपति बनेंगे। राइस मिल की हालत क्या है? खाद्य मंत्री जी बताएं, या तो स्वतंत्र बहस आज कर लो उसमें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शुभ ज्योत